है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम से आग्रह करती हूँ कि वह हमारे मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से सम्मान करें। मैं मिस्टर डॉक्टर मनोज कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वह बैच लगाकर हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मान प्रदान करें। मैं डॉक्टर जसपाल सिंह सर जी से आग्रह करूंगी कि वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर को बैच लगाकर उनका सम्मान करें तथा बुके उनको प्रदान करें। परम आदरणीय मंचा सिंह सर, पूर्व परिवहन मंत्री महोदय, इस सभागार में उपस्थित बरेली कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर, डीएलएड के प्रशिक्षु और बेसिक शिक्षा से हमारे पधारे हुए सम्मानित अध्यापक, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन एजुकेशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हमारे यहाँ किया गया है। सर ने मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय की गहराइयों से सर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हम प्रत्येक रूप में अंततोगत्वा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं और इस सेमिनार का उद्देश्य भी हमारा बच्चों के विकास पर ही केंद्रित है कि उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, ऐसे कौन सी नवीन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाए शिक्षण में, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बेहतर बन सके और वो अधिक से अधिक सीख सके। जैसे कोविड काल में हुआ था कि एक नई टेक्नोलॉजी आई कि हमको जो है सूचना प्रौद्योगिकी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना है और उसके माध्यम से जब घरों से कोई नहीं निकल रहा था, शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना है। जब ये मान लिया गया था कि ये सत्र शायद 0 होने जा रहा है जिसमें बच्चे कोई शिक्षा ना प्राप्त कर सके, तो ऐसे में ये नवाचार ही था जब शिक्षा को बच्चों तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाया गया। और वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ऐसा कौन से नवीन प्रयोग हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे बच्चों का अधिकतम विकास हो सके, शिक्षा अधिकतम उन तक पहुंचाई जा सके, इसी विषय पर सर चर्चा करने के लिए आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि हम सभी सर को, मंत्री जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगी। एक बार पुनः आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक कटारिया जी को मंच पर आमंत्रित करने में अत्यधिक सम्मान महसूस कर रही हूँ।
श्री अशोक कटारिया जी, आप उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनेता एवं समाज सेवी हैं। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद MLC के माननीय सदस्य हैं। आपने राज्य सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं, जिसमें परिवहन मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में आपकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक अनुभव एवं सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के कारण श्री कटारिया जी समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत कर हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस कार्यक्रम में जो एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है, इनोवेशन और रिसर्च को लेकर, नए नए आइडियाज को लेकर, ये तीन दिन से चल रही है ना? हाँ, 3 दिवसीय सेमिनार है, एक दिन की। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आमंत्रित किया ऐसी हमारी इस संस्थान की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दीप्ति जी, हमारे बरेली कॉलेज में कार्यरत मेरे पुराने मित्र भाई, ऐसे आदरणीय योगेश जी, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय विवेक नाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय दिनेश जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राध्यापक बंधुओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी हमारे सामने देश के अंदर 2020 में एक नई शिक्षा नीति भी आई है। आप जानते हैं देश नवाचारों के दौर से गुजर रहा है। ये बीच में बात मत करिए भाई, बात पर जितनी देर भी जिसको बैठना बैठिए, नहीं बाहर जाइए। शिक्षा यहीं से शुरू होती है, जो मैंने टोका है। शिक्षा क्या है? खाली किताब का रटिफिकेशन थोड़ा ही है। मैंने कहा जिसको अंदर रहना अंदर रहिए और जिसको बाहर जाना बाहर जाइए। ये क्या है? ये भी शिक्षा है। ये क्या है? डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन भी शिक्षा है। ये नहीं हो सकता कि आप बीच बीच में दखल दें, तो फिर आप शिक्षित नहीं कर रहे, आप कुशिक्षित कर रहे हैं लोगों को। हम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग लेते हैं किसी जिले में जाके, तो मीटिंग लेते ही सबसे पहले बोलते हैं कि जरा अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, बोलना नहीं चाहिए। ये भी शिक्षा है, हर क्षण शिक्षा है। एक शिक्षा तो वो है जो ब्लैक बोर्ड पर दी जा रही है, वो शिक्षा का एक पार्ट है बस। बाकी बहुत सारी शिक्षा आप सारे दिन में प्राप्त करते हैं। शिक्षा एक व्यापक, अगर उसको देखा जाए शिक्षा को, तो वो उसका शब्द छोटा है, लेकिन वो बहुत व्यापक है। बहुत पहले हम कहते थे कवि की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। जो विज्ञान सृजनहीन हो वो व्यर्थ है, वो प्राणी का क्या उपकार करेगा। और कवि की कृतियों में अगर प्रेम नहीं हो, मनुष्यता नहीं हो, कवि की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो नैतिक आधार क्या है? नैतिक आधार है
हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन मूल्य, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। मित्रों, जीवन के अंदर आप रोज शिक्षित हो सकते हैं। भारत की नई शिक्षा प्रणाली को भी आप पढ़िए, अवसर मिले तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई भी जारी होगी, लेकिन उसको पढ़िए। उसका उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर भारतीयता से ओतप्रोत, नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट ऐसी भावना रखने वाले विद्यार्थी तैयार हो, ऐसी भावना रखने वाले नौजवान तैयार हो, ऐसी भावना रखने वाले लोग तैयार हो, जिनके लिए देश प्रथम हो, अपना परिवार और स्वयं लास्ट में आते हो। ऐसी शिक्षा प्रणाली आज हम हिंदुस्तान में देने का प्रयास कर रहे हैं। और कौन देने का प्रयास कर रहे हैं? संयोग की बात यह है कि आज उसी महापुरुष का जन्मदिन भी है। मैं आप सबको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा महापुरुष, ऐसे भारत माता के लाल जो 24 घंटे अपने देश के बारे में सोचते हैं, उनका हर व्यवहार आप अगर देखेंगे तो उनका एक एक व्यवहार हिंदुस्तान को शिक्षित करता है। वो भारत के प्रेरक हैं, भारत के मार्गदर्शक हैं, भारत के दिशावाहक हैं। ऐसे दिशावाहक आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मोत्सव है। मित्रों, मैं आपको उनकी शिक्षा बता रहा हूं, कैसे शिक्षा देते हैं अपने व्यवहारों से। दिवाली पे आपने देखा होगा, वो दिवाली पे कहां जाते हैं? सैनिकों के पास। माने वो सारे देश को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे नौजवान अपने घर दिवाली पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर जाकर दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनके पास जाकर दिवाली मना रहा है, उनकी दिवाली को इस तरह सुंदर बना रहे हैं। मतलब हमारी सेना के प्रति उनका व्यवहार, हमारे देश के नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार देखिए। तो सेना के प्रति मैंने कहा, नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कि वो हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम में आते हैं, देश के सामने आते हैं। और जानते हो, आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, मैं हाथ तो नहीं उठवाना चाहता, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखिएगा। वो नहीं तो आप अपने जीवन के अच्छी सूचनाओं से, संवेदनाओं से और प्रेरणाओं से वंचित रह जाएंगे आप लोग। यानी वो मन की बात के कार्यक्रम में वहां आसाम के एक व्यक्ति को, जिसने कोई नवाचार किया है, जिसने कोई नया काम किया है, वो बरेली वालों को भी सुना रहे हैं, बदायूं वालों को सुना रहे हैं, कश्मीर वालों को सुना रहे हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो आसाम का नवाचार, नया काम, नया उत्पादन, नई दिशा, नई रोशनी सारे देश के नागरिकों को बता रहे हैं। ये नागरिकों के प्रति अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। ये उनकी शिक्षा है हिंदुस्तान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। अगर कोई अपनी मातृभूमि के लिए हर पल काम कर सकता है या करना चाहता है, तो कैसे किया जा सकता है, ये हमारे माटी के सपूत, हमारे प्रधानमंत्री हर क्षण अपने व्यवहार से हिंदुस्तान को बता रहे हैं। मैंने शुरुआत करते हुए कहा था कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई जाने वाली शिक्षा नहीं होती है, किताबों में ही पढ़ी जाने वाली शिक्षा नहीं होती है। मैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस हूं। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ा है उसका लाभ मुझे कितना मिल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने राजनीति का व्यवहारिक पक्ष, संघर्ष और परिश्रम के बीच में से जो अनुभव किया है उसका लाभ मुझे बहुत मिल रहा है मेरे जीवन में। इसलिए वो मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री इस देश को
कुछ ना कुछ नवीनता की ओर, नवाचार की ओर, नूतनता की ओर, नई रोशनी की ओर लगातार ले जा रहे हैं। मेरे मित्रों, दूसरी तरफ देखिए क्या शिक्षा दे रहे हैं वो। एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं इस हिंदुस्तान का, तो वहां कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर सारी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माण कराते। तो वहीं दूसरी तरफ, जब एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत खड़ा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो हिंदुस्तानियों को शिक्षा देते हैं, भारतवंशियों को शिक्षा देते हैं। वाराणसी में जो सफाई कर्मी थे, जो स्वच्छता कर्मी थे, जो स्वच्छता करते हैं और सफाई कर्मी, उनको और उनके परिवार को कुर्सी पर अपने सामने बिठा लेते हैं, खुद नीचे बैठ जाते हैं और उन सफाई कर्मियों के पैर धोने लगते हैं और हिंदुस्तानियों को ये संदेश देते हैं कि गंदगी करने वाला महान नहीं होता है, सफाई करने वाला महान होता है। ये बड़ा है, ये बड़ा है। स्वच्छता करने वाला बड़ा होता है और स्वच्छता करने वाला महान होता है। और वो मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं हिंदुस्तान को कि ये जो स्वच्छता कर्मी है, ये जो आपकी गली मोहल्ले की स्वच्छता करते हैं, ये भी महान है। और भारत के प्रधानमंत्री उनके पैर धोते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप दूसरा गूगल करोगे तो शायद सारी दुनिया में दूसरा फोटो मोदी जी के अलावा आप ढूंढे नहीं पाओगे। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, दूसरा फोटो आप लाकर नहीं दे सकते हो। ये शिक्षा है। माने पहली शिक्षा ये कि हिंदुस्तान को, किसी मुल्क को शक्तिशाली बनना है तो उसका संरचनात्मक ढांचा मजबूत होना चाहिए। चिनाब जैसी नदी पर पुल बनना चाहिए। पहली शिक्षा ये, अपने कृतित्व से, अपने कर्मयोग से। और दूसरी शिक्षा ये कि ऊंचाई पर बैठा हुआ, सर्वोच्च केंद्र में बैठा हुआ भी निचले स्तर पर काम करने वाले की महानता के प्रति उसके पैर धोकर समर्पण दिखा रहा है। ये शिक्षा, यही एजुकेशन है। एजुकेशन वही है जो आपको महान बनाती है। एजुकेशन वही है जो आपको इंसान बनाती है। और एजुकेशन वही है जो आपकी आत्मा को प्रकाशित कर दे। वही शिक्षा। बाकी तो किताबें हैं। शिक्षा क्या है, यही समझने की बात है। जीवन में जिसने समझ लिया कि शिक्षा क्या है, मेरे मित्रों, मेरे नौजवानों, मेरे नौनिहालों, वो अपना तो भला करेगा ही, वो समाज का भी भला करेगा, अपने परिवार का भी भला करेगा और हिंदुस्तान का भी भला कर पाएगा। बहुत सारे, मैंने कहा मैं तो मोदी जी पर घंटों बोल सकता हूँ। संयोग से आज उनका जन्मदिन तो बुलाया आपने मुझे, इसलिए मुझे उनसे ही, वो क्या शिक्षा इस हिंदुस्तान को दे रहे हैं अपने एक्टिविटी से, अपनी क्रियाओं से, गतिविधि से, अपने कामों से। कैसी शिक्षा। आप देखिए, ये हिंदुस्तान में भाषा क्षेत्रवाद की बातें होती हैं। बहुत से लोग भाषावाद और क्षेत्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे मित्रों, वो सारे देश को एक करने का काम कैसे करते हैं, सारे देश को वो एकता के सूत्र में पिरोने का काम कैसे करते हैं। जब हिंदुस्तान में राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो 11 दिन लगातार व्रत रखेंगे। और उन्होंने व्रत रखा 11 दिन का, और व्रत भी ऐसा कठोर रखा कि वो 11 दिन जमीन पर सोएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने उन 11 दिनों को दक्षिण भारत की यात्रा को समर्पित किया। दक्षिण भारत की यात्रा करने गए। मंदिर कहां बन रहा था? उत्तर भारत में। यात्रा कहां कर रहे थे? दक्षिण भारत में। यानी दक्षिण और उत्तर को एक साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास कर रहे थे। यानी हजारों साल में जो हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल, 800-900 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, हिंदुस्तान के अंदर जो गुलामी के बादल छाए, हिंदुस्तान में जो जाले लग गए,
उन जालों को दूर करने का काम अगर कोई कर रहा है, शिक्षित करने का काम हिंदुस्तान को कोई कर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैसे जाले लग गए विकृति के, अपसंस्कृति के, अब ऐसे मूल्य स्थापित हो गए, उनसे बाहर लाने का काम। मेरे मित्रों, हम तो 800-900 साल गुलाम रहे। कोई देश अगर 100 साल के लिए भी गुलाम होने के लिए किसी को मिल जाए तो वो वहां की विचारधारा को बदल देगा, वहां के तौर तरीकों को बदल देगा। लेकिन हम फिर भी अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों से जुड़े रहे, हम अपने संस्कारों से जुड़े रहे। वो एक कवि हुए हैं, क्या नाम था उनका, जिन्होंने लिखा कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जहां दुश्मन हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है जो सदियों दौरे जहां दुश्मन हमारा रहा और उसके बाद भी हमारी हस्ती कोई मिटा नहीं पाया? क्या बात है? मेरे मित्रों, बात आज बताता हूं मैं आपको। उसमें से शिक्षित होने की कोशिश करना, उन मूल्यों में से विकसित होने की कोशिश करना, और देश को उन मूल्यों में से, वो पुरातन मूल्य हैं, वो प्राचीन मूल्य हैं, वही हिंदुस्तान के आधारभूत मूल्य हैं, वही हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले मूल्य हैं, और वही भारत माता को एक दिन सारी दुनिया का नेता बनाएंगे, सारी दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। जो मूल्य मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे मित्रों, तो लिखा उसने, क्या नाम था उस लेखक का, भूल गया मैं, हाँ, अल्लामा इकबाल साहब। उन्होंने लिखा कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जहां दुश्मन हमारा। मेरे दोस्तों, वो बात क्या है? वो बात मैं बता रहा हूं आपको। वो बात ये है कि ये वो देश है जो अपने खाने से पहले चींटियों को आटा खिलाता है, चींटियों को भोजन कराता है। ये वो देश है, ये वो संस्कृति है जो अपने भोजन से पहले गाय को एक रोटी खिलाता है। ये वो देश है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले, 95% ऑक्सीजन देने वाले, अधिकतम ऑक्सीजन देने वाले पीपल को भगवान कहता है और उसको सुरक्षित रखने की बात कहता है। इसलिए हमारी हस्ती नहीं मिटती है। हम चींटी का भी विचार करते हैं। किसका विचार कर रहे हैं? चींटी का भी। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति चींटी का भी खाली अपने भोजन का विचार नहीं करती है, चींटी के भी भोजन का विचार करती है। शांति से बैठिए। चींटी के भी भोजन का विचार करती है, गाय के भोजन का विचार करती है। और मेरे मित्रों, ये मुल्क वो मुल्क है जो पीपल के वृक्ष को कहता है इसे काटना मत, इस पर भगवान रहता है। कैसे भगवान रहता है? उस समय के साइंटिस्टों ने बताया नहीं होगा, जो महर्षि थे वही साइंटिस्ट थे उस समय के। ऐसे भगवान रहता है, आपसे आपका बहुत खास दोस्त नाराज हो जाए 15 दिन 1 महीने के लिए, लेकिन आपका प्राण नहीं निकलेगा। लेकिन आपसे वो ऑक्सीजन अगर नाराज हो जाए 15 मिनट के लिए, तो आप इस धरती पर नहीं रहेंगे, आपका प्राण निकल जाएगा। और कब नाराज हुई थी? अभी तो आप मेरी बातों को हल्के में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दृश्य दे देता हूं। अभी कोरोना में नाराज हुई थी ऑक्सीजन आप लोगों से, जनता से आप नाराज हुई। आप लोगों को लगेगा ना ऑक्सीजन तो मुफ्त की चीज है, कैसे नाराज हो सकती है? कभी आप में से शिक्षा क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। शिक्षा ये है जिसके बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। उसको हम कभी थैंकफुल होते हैं क्या? हमें किसी क्लास में आज तक सिखाया गया कि उसको धन्यवाद दो जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है? तुम्हारे जीवन में किसका सबसे बड़ा योगदान है? ऑक्सीजन का योगदान है कि नहीं है सबसे बड़ा? जिसका सबसे बड़ा योगदान, उसको धन्यवाद देना भी इस देश की शिक्षा में, मैकाले की शिक्षा में नहीं सिखाया गया, कांग्रेस की शिक्षा में नहीं सिखाया गया। ऐसा विनाश कर दिया हिंदुस्तान के एजुकेशन संस्थानों का, शिक्षा संस्थानों का। कैसे भगवान ऑक्सीजन?
वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। यही तो भगवान है मेरे मित्रों। अगर ये आपसे रूठ जाएगा, आपका जीवन चल नहीं पाएगा। दो ही अवस्था में मनुष्य रह सकता है, या तो थैंकफुल रह सकता है या थैंकलेस रह सकता है। या तो कृतज्ञ रह सकता है, या तो कृतज्ञ भाव में रह सकता है, या कृतज्ञ भाव में रह सकता है। न्यूट्रल रहना आसान नहीं है। इसलिए इस देश के अंदर पीढ़ी की पीढ़ी ऐसी तैयार हो गई, इंजीनियर तैयार हो गए, डॉक्टर तैयार हो गए, आईएएस तैयार हो गए, आईपीएस तैयार हो गए, लेकिन उन मूल्यों से रहित जो आधारभूत मूल्य है हिंदुस्तान के, जिन मूल्यों से भारत ही नहीं सारी दुनिया को एक दिन जीवन मिलेगा। आज सारी दुनिया मार काट पर उतारू है, लेकिन प्रेम के मूल्य, सद्भाव के मूल्य, जीवन के मूल्य अगर कहीं विकसित हुए हैं, अगर कहीं उन पर रिसर्च हुआ है, तो केवल हिंदुस्तान में हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। मैंने कहा सारी दुनिया के एक मुल्क का नाम मुझे बता देना जहां चींटियों को आटा खिलाने के संस्कार और संस्कृति विकसित हुई हो। कोई दुनिया का एक मुल्क मुझे बता देना। तुम्हें गर्व करना चाहिए, हर पल ऐसे गर्व में जीना चाहिए कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश के इतने महान मूल्य हैं। मेरे मित्रों, इन महान मूल्यों को लेकर चलने वाला ये देश आज की बात नहीं है। इस सारी दुनिया ने देखा है, अपनी क्षुधा बुझाने के लिए सारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मांसाहारी है। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ चींटियों को आटा खिलाने की, चींटियों की भी चिंता होती है। मेरे मित्रों, बहते हुए पानी को यह मां कहा जाता है। सारी दुनिया में ऐसा कोई दृश्य आपको नहीं मिलेगा। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गंगा मां हिंदुस्तान की जीवन रेखा है। वो हिंदुस्तान के किसानों को जल देती है, जल का स्तर बढ़ाती है, जीवन देती है। इसलिए उसको जीवन देने के कारण मां कहा जाता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहा जाता है। कम्युनिस्ट मित्र हमारे कई बार कहते हैं कि एक लोटा जल सूर्य को क्यों देते हैं लोग? क्योंकि उनके पास न बुद्धि है, न विवेक है, न ज्ञान है, न मेधा है, न प्रज्ञा है। उसकी तो बात ही क्या है, केवल तर्क है, कुतर्क है, वितर्क है, तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है। और तर्क और कुतर्क और वितर्क केवल बुद्धि के विषय हैं, केवल बुद्धि के। बुद्धि तो बहुत छोटा सा विषय है। केवल वो बुद्धि से कहते हैं कि सूर्य को जल क्यों देते हैं। मेरा एक दोस्त मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसने कहा कि ये एक कम्युनिस्ट बोला कि वो सूर्य को जल क्यों देते हैं। मैंने कहा और सूर्य तो इतना पानी, इतने हजारों गैलन वाष्पीकरण करता है, अपनी गर्मी से पैदा करता है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहा था कि हजारों गैलन पानी गिराता है सूर्य। ये जो वर्षा हो रही है ये वाष्पीकरण के कारण ही हो रही है। धरती में से वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, एक प्रक्रिया है। वो समझा रहा था उसको, सूर्य को जल देने वाले विद्यार्थी को। उसने मुझे बताया, यह आज 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात है। मैंने उससे कहा तुम अगली बार जाओ तो उससे कहना कम्युनिस्ट से कि हम सूर्य को जल इसलिए नहीं देते हैं कि वो जल बहुत है उसके पास। हम जल इसलिए देते हैं कि सूर्य भगवान तुम इस जगत की ऊर्जा के अंतिम स्वामी हो, जो तुम हिंदुस्तान की, दुनिया की ऊर्जा के अल्टीमेट हो। आपसे ही सारी ऊर्जाएं संचालित होती हैं और आप ही वर्षा भी कराते हो। इसलिए हम आपको थैंक यू कहने के लिए एक लोटा जल दे रहे हैं। हम आपके प्रति अपना कृतज्ञ भाव ज्ञापित कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमको जीवन दायिनी हो, आप हमको जीवन देते हो, ऊर्जा देते हो। हम आपके प्रति बारंबार कृतज्ञ। ये भाव है, एक लोटे जल का ये उद्देश्य है। मेरे मित्रों, ऐसा देश जिसने सारी दुनिया को प्रेरणा दी है, जिसने सारी दुनिया को शिक्षा दी है, लेकिन बीच का कालखंड ऐसा आया जो विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षण संस्थानों को जो मिलना चाहिए था वो ज्ञान नहीं मिला, वो नहीं दिया गया।
केवल नौकर तैयार करने की शिक्षा हिंदुस्तान में दी गई। आज उसका दुष्परिणाम क्या है? 50 साल 55 साल केवल नौकर तैयार करने की शिक्षा दी गई। उसका दुष्परिणाम यह है कि हिंदुस्तान में एक बरसात होती है, हर महानगर डूब जाता है। एक बरसात में डूब जाता है कि नहीं डूब जाता है? हर महानगर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नाले अच्छे से नहीं बनाए गए। आज आप दिल्ली जाते होंगे, कितना कूड़ा आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं की गई, एडवांस प्लानिंग नहीं की गई। इंजीनियर तो हमने बनाए, डॉक्टर तो हमने बनाए, लेकिन एक बड़ी वृहद प्लानिंग से नहीं किया गया काम। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसी शिक्षा हमको इस देश को देनी, जो अभी हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई है, जो भारतीय जीवन शैली, भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक ज्ञान से ओतप्रोत हो, ऐसी शिक्षा लेकर हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई है। जो लोग प्राइमरी में अध्यापक बनकर जाएंगे, इसी अंदाज में यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, प्राइमरी एजुकेशन ही फाउंडेशन है भारत की, किसी भी मुल्क की। किसी मुल्क का विकास और विनाश उस देश की प्राइमरी शिक्षा पर आधारित है। कोई माने इस बात को ना माने, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि हायर एजुकेशन पर आधारित है, लेकिन किसी देश का कितना विकास होगा, वो देश कितने उच्चतम स्तर तक जाएगा, ये उस देश की प्राइमरी एजुकेशन पर निर्भर करता है। मैंने नहीं कहा डिग्री एजुकेशन पर निर्भर करता है। डिग्री एजुकेशन में आते आते वो मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, अपने आसपास के परिवेश को जानता है, जान लेता है, बहुत सारे रिसर्च कर चुका होता है, व्यक्तिगत रिसर्च कर चुका होता है, तमाम अनुभव अनुसंधान कर चुका होता है। बच्चे कुछ पीछे बोल रहे हैं, भैया बोलो मत, और मैं उठा भी देता हूं, मैं भी टीचर ही हूं। हालांकि मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि सारे लोग मेरे कहने से आसमान छू लेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, उन 30 में से एक IAS भी निकलता है, एक इंजीनियर भी निकलता है, एक डॉक्टर भी निकलता है, एक चपरासी भी निकलता है, एक क्लर्क भी निकलता है। तो सब एक जैसे सारे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ऐसा नहीं मानता मैं, लेकिन तुम्हारे भले के लिए है कि तुम सुनो। लंबाई की तो सीमा है कि 5 फुट आपकी 1 इंच 2 इंच हो सकती है, लेकिन ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है। आप कितने भी ऊंचे हो सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो चुनोगे और गुनोगे और आगे बढ़ोगे, नहीं तो अपने परिवेश में, आसपास के परिवेश में कहीं गुम होकर रह जाओगे और खो जाओगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समाज के अंदर अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें अपने जीवन में नए नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे, नए नए अनुभव लेने होंगे और ज्ञान के भी नए रास्तों पर हमें बढ़ना होगा। मेरे मित्रों, हम ऐसा मुल्क नहीं है, हम ऐसा मुल्क नहीं है कि हम केवल एक ही बात करते रहेंगे। हम लगातार रिसर्च करने वाले लोग हैं, हमारे महापुरुष लगातार रिसर्च करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कई मुल्कों में एक किताबें उन मुल्कों को संचालित करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रामायण है एक किताब, गीता है एक किताब। मेरे मित्रों, वो गीता आज कम से कम 10 लोगों ने लिख ली है। लोकमान्य तिलक की गीता अलग है, गांधी की गीता अलग है, कृष्ण की गीता अलग है। बोलो 10 गीता बनी कि नहीं बनी देश में? क्यों? क्योंकि नया सोचने की आजादी है। यही है भारतीयता, यही है भारतीय संस्कृति और संस्कार। आपको नया सोचने की खुली आजादी है। आप नई गीता लिखने के उत्तराधिकारी हैं।
आप नहीं गीता, आप उससे बेहतर अगर कुछ सोच कर आए हैं तो आप लिख सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि हमने कहा है मनुष्य तू महान है, तेरी आत्मा में बैठा स्वयं भगवान है। हम मनुष्य को ये मानते हैं केवल हाड़ मांस का गठजोड़ नहीं है, इसके अंदर परमात्मा स्वयं बैठा है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हम मानते हैं कण कण में परमात्मा है मेरे मित्रों। उन्होंने वहां एक फ्रांस की सीमा पर एक प्रयोग किया, और प्रयोग भी बहुत सारी दुनिया में 2012 की शायद बात है, सारी दुनिया में मैसेज दिया कि धरती का विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो देखा होगा। लेकिन क्या है, उन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद क्या मिला उनको? गॉड पार्टिकल। उन्होंने कहा हमको वो एक पार्टिकल मिला जिसने उस प्रयोग में, जिसमें से विकिरण होकर इतनी अग्नि निकलनी थी, उसको रोक दिया। उसका नाम क्या दिया? गॉड पार्टिकल। गूगल करना, पता लग जाएगा। गॉड पार्टिकल उसमें हुआ। वो कह रहे हमको क्या मिला उस प्रयोग से? गॉड पार्टिकल। और हमारे ऋषि महर्षि की क्या कह रहे? हिंदुस्तान क्या कह रहा हजारों वर्षों से कि कण कण में क्या कह रहा है? उनको कब पता लगा? 2012 में। कण कण में भगवान उन्होंने भी माना, लेकिन कब माना? 2012 में। और हमारे ऋषि महर्षि और हमारे वैज्ञानिक कब से कहते आ रहे हैं? हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है। हम तो कहते आ रहे हैं जो मंदिर में है वही मस्जिद में है। क्यों कह पा रहे हैं ऐसा? वो नहीं कह सकते बाकी दुनिया के लोग। यही हमारे और उनके अंदर का अंतर है, यही हमारे उनके अंदर की भी अलग अलग शैली है, जीवन शैली अलग है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो उसके अंदर है, मंदिर के अंदर है, वही मस्जिद के अंदर है। परमात्मा एक है। विद्वानों ने उसे भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है और बोला है। परमात्मा एक है, लेकिन विद्वानों ने उन्हें अपने अपने तरीके से बताया है। इसलिए मेरे मित्रों, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारी जीवन शैली है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो मेधा है, हमारे जो ऋषियों की परंपराएं हैं, मेरे मित्रों, उन्होंने कितना सिखाया है। उसके आधार पर चलने वाला ज्ञान, और सारी दुनिया के अंदर उसी ज्ञान का दम है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े सीईओ। Thank you so much, sir, for the inspirational and motivation words, and at the precious time you have given us. As sir said, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is indeed a constant source of inspiration for all of us. His visionary leadership, tireless dedications and commitment towards the building a self-reliant, progressive and successful India continue to motivate us to contribute in our respective field with a sincerity and passion. Everyone knows this book is a weapon. Books are uniquely portable magic set by a great author, Stephen King. To celebrate this occasion, we now proceed for the release of souvenir and abstract book. I request all the dignitaries on the dais to kindly reveal the publications. धन्यवाद सर। यह प्रकाशन निश्चित रूप से शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक अमूल्य निधि साबित होगा। अब समय आ गया है हमारे आदरणीय अतिथि माननीय श्री अशोक कटारिया जी को सम्मानित करने का। जैसा कि कहा गया है, सम्मान देना ही सबसे बड़ा आदर होता है। शब्द कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्मृति चिन्ह उन पलों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। मैं इसी क्रम में
Mrs. Deepti Varshney, Principal and Organizing Secretary of this National Conference, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह एक स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। स्मृति चिन्ह देकर। अब मैं मिस्टर कृष्ण कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वह डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मैं महेंद्र पाल सर जी से आग्रह करती हूँ डॉक्टर योगेश शर्मा बरेली कॉलेज बरेली से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वह लाइब्रेरी साइंस के अध्यक्ष भी हैं। अब मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं मिसेस आकांक्षा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित मिसेस दीप्ति वार्ष्णेय मैम प्रिंसिपल डाइट बरेली जी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करें। मैम हमारे आज की कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। जसपाल सिंह सर से आग्रह करती हूँ कि वे डॉक्टर राम रतन सिंह जी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करें। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज के इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक पूरा प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दें हमारे मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथियों को। डॉक्टर दिनेश कुमार जी। मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में एमएलसी सर, हमारे संस्थान की प्राचार्य मैम, वरिष्ठ प्रवक्ता सर एवं बरेली कॉलेज से हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए उपस्थित हुए सभी विद्वजन एवं हमारे प्रशिक्षु प्रवक्ता साथियों एवं अन्य शिक्षकों। जैसा कि अभी तक हमने देखा, मैंने पूर्व में बताया था कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवाचार एवं शोध की प्रासंगिकता पर सेमिनार का आयोजन करना था, जिसमें हमारे बीच अभी तक बहुत से विद्वजन और हमारे बरेली कॉलेज व अन्य स्थानों से जो भी प्रोफेसर लोग आए, उनके द्वारा हमने देखा कि किस तरह से बताया गया कि हम जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई नवाचार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नवाचार नहीं करते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करते रहते हैं। जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए। अगर हम अपने जो भी कार्य और दायित्व हमको दिए गए हैं, अगर हम उस पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि हम निरंतर उसको वैसे ही करते रहते हैं? शायद, क्योंकि हम उसमें चेंज लाते हैं। तो
इसलिए लाते हैं उस काम से, उस परिवर्तन से, उस नवाचार से काम थोड़ा सा प्रभावी हो जाता है, आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। क्योंकि उसी चीज को बार बार करने से हम बोर भी हो जाते हैं। जब हम बोर हो जाते हैं तो उसी पद्धति से, वैसे ही पठन पाठन करने से, वही किताबें पढ़ने से हमारे बच्चे नहीं बोर हो जाते होंगे। शायद इसी मंशा को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध होना चाहिए, अधिक से अधिक नवाचार होना चाहिए। इसी शोध और नवाचार को बढ़ाने की कड़ी में प्रत्येक संस्थान से, खास करके डाइट संस्थानों में, नवाचार एवं शोध के लिए निरंतर कार्य करने के लिए हम लोगों को जो है प्रेरित किया जाता है। उसी कड़ी में हमारे SCRT के डायरेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों को 2 सेमिनार कराने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसमें हमारा चूंकि बरेली कॉलेज से जो है कोलैबोरेशन है, हम उनके साथ मिलकर इस सेमिनार को करा रहे हैं। इसमें बरेली कॉलेज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा और हमारे बरेली कॉलेज के समस्त स्टाफ भी इस कार्यक्रम की एक तरह से सर न्यू है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन सर नवाचार महोत्सव का कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित है वो हम 2 दिन कर रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए समय नहीं मिल पा रहा था सर। पूर्व में यह कार्यक्रम 30 तारीख को निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय भी समय नहीं मिला और थोड़ा सा मानसून में ऐसा दिख रहा था बारिश हो सकती है। तो बाद में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, तो 17 तारीख में भी ये हुआ कि समय नहीं है, लेकिन बरेली कॉलेज की पूरी टीम ने हमको आश्वस्त किया कि आप अपने यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उसको करिए, बाकी चीजों का आयोजन हम अपने स्तर से कराएंगे। बहुत सहयोग रहा बरेली कॉलेज का, उनकी पूरी टीम का। अभी भी इस कार्यक्रम में पूरी टीम लगी हुई है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमें मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हमारे आदरणीय प्राचार्य ने दिया, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। हमारे डाइट में सर बहुत सारे काम अब आते रहते हैं। वर्तमान में डाइट में सर 17 लेक्चरार हैं, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 17 लेक्चरार हैं और एक वाइस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का पद होता है। और हमारी डाइट सर पूरे प्रदेश में 70 डाइटें इसमें रन कर रही है, जिसमें से 3-4 डाइटें ऐसी हैं जहाँ पे 17 के 17 प्रवक्ता फुल हैं। उसमें से डाइट बरेली भी एक डाइट है हमारे सारे। और सर एक पूरा वहाँ से AWP एनुअल वर्क प्लान आता है SCRT के द्वारा, जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराने के लिए, उसमें हम मैम के द्वारा हर प्रवक्ता को कोई न कोई कार्य दिया जाता है, उसका नोडल बनाया जाता है और नोडल अपनी टीम बना के उसके माध्यम से कार्य को कराता रहता है। तो हम इस तरह जो है अपने डाइट में जो है शिक्षा पूर्व और एक टीचर्स और प्री टीचर दोनों तरह की सर्विस को दे रहे हैं। और इसमें हमारे इस समय डाइट में जो प्रशिक्षु हैं 2024 के प्रशिक्षु हैं, 2023 के जो प्रशिक्षु हैं वो इंटर्नशिप पर परिषदीय विद्यालयों में गए हैं अपना इंटर्नशिप पूर्ण करने। तो सर आपके आने से इस कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ गई और हम हालांकि थोड़ा सा आशंकित थे कि सर आप आएंगे कि नहीं, लेकिन योगेश सर बराबर हमारे टच में बने थे। उन्होंने कहा था सर चाहे जब आएंगे जरूर सर। तो हम लोग जैसा कि निराश भी नहीं हुए, क्योंकि योगेश सर की वाणी से ऐसा लग रहा था कि योगेश सर कह रहे हैं तो सर आएंगे जरूर। हम आपका इन शब्दों में आपका हम आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द की कमी है लेकिन आपके आने से हमारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, सफल रहा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार पुनः इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी अतिथियों का हम हृदय तल्ली गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज के टीचर्स हैं उन सबको अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमारे लिए एक मंच पर ग्रुप फोटो करें। शीतलां शस्य श्यामलां वन्दे मातरम्।